लाइए और देखिए कितना स्ट्रॉन्ग स्मेल आने लगेगी। ओ भगवान, ये सीरियसली एग्जैक्टली वही स्मेल आ रही है। ये कैसे ओह माय गॉड। काफ़ी बार इंडिया में ऐसा होगा कि कोई आपको अचानक से आएगा और बोलेगा कि यार वो 50-100 रुपये देना, मेरे को यहाँ जाना है अचानक से, कि वो आपका ब्रेन हाईजैक कर लेते हैं और इतना कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि आप अपनी जेब से 100 रुपये 500 रुपये निकाल के दे दोगे। तो इट हेल्प्स यू गेट अवेयर ऑफ दोज टैक्टिक्स। बुक्स पढ़नी चाहिए, यूट्यूब की कुछ वीडियोस देखनी चाहिए जहाँ से मैजिक ट्रिक्स आप सीख सको। सेकंड मंथ में क्या करना चाहिए? वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक सेकेंड मंथ अगर ये सब किसी ने सीरियसली ले लिया तो मुझे लगता है कि वो मेरा कंपटीशन स्टार्ट हो सकता है। तो मुझे डर लग रहा है कि मुझे सीक्रेट्स नहीं बताने चाहिए थे। एवरीबडी, वेलकम टू द वासु आर। आज एक ऐसे टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं जो मेरे बहुत ही क्लोज टू द हार्ट है। एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि यार मैं कब जाके एक मेंटलिस्ट से मिलूंगा और कब जाके ना वो वाली कन्वर्सेशन में करूँगा। मेरे साथ हैं इस एक अहम टॉपिक के ऊपर, मतलब मैं कैसे बोलूँ कि मैं ना अंदर तक हिल जाता हूँ जब मैं ना ये शब्द सुनता हूँ, मैं मेंटलिज्म। और एक मेंटलिस्ट के सामने बैठ पाना और उनसे वो कन्वर्सेशन कर पाना जो मैं हमेशा से चाहता हूँ, इसके लिए मेरे साथ हैं पोषक दुआ जी। वेलकम टू द शो। थैंक यू वासु। हमारे व्यूअर्स को ना अपने बारे में कुछ बताइए। जी, तो मेरा नाम है पोषक एंड दिल्ली का रहने वाला हूँ और बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक़ था थिएटर में, है ना, परफॉर्मेंस करने में, एंटरटेनमेंट में। लेकिन हालात कुछ ऐसे हुए कि आई डिस्कवर्ड मैजिक ट्रिक्स एज अ किड। तो बस एक शौक़ चढ़ा और एज अ हॉबी था। कभी सोचा नहीं था कि ये करियर बन सकता है, बिकॉज एक तो बचपन में कौन ही सोचता है कि इस तरह का अतरंगी चीज़ करियर बन सकता है। लेकिन जुनून इतना ज़्यादा था कि बस पैशन फॉलो करता रहा और रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि आज लगभग 20-22 साल हो गए एंड दिस हैज़ बिकम अ करियर। और काफ़ी कुछ दिया है इसने मुझे, जो मैं सोच भी नहीं सकता था। अगर मैं कन्वेंशनल पाथ फॉलो कर रहा होता तो आज मैं शायद आपके सामने बिल्कुल नहीं बैठा मतलब डॉक्टर इंजीनियर थैंक गॉड कि आप डॉक्टर इंजीनियर नहीं बने हो। डॉक्टर बन जाता तो बहुत लोगों का गलत कुछ हो जाता क्योंकि मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल भी ना होता। तो थैंक गॉड बचा लिया। नाइस। हमारे ना व्यूअर्स को ना सिंपल शब्दों में बताइए कि ना मेंटलिज्म है क्या? बिल्कुल। तो ज़्यादातर लोगों ने जादू या मैजिक के बारे में सुना होता है। तो मैजिक की बहुत सारी आर्ट फॉर्म्स है, जिसमें से एक मैं बोलूँगा मेंटलिज्म है। इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट मैच्योर आर्ट फॉर्म्स ऑफ मैजिक, बिकॉज ये आपके दिमाग से रिलेटेड है। ज़्यादातर जो आप मैजिक देखते हो वो हाथ की सफाई कंसिडर किया जाता है या उसमें आपका विजुअल एस्पेक्ट ज़्यादा है। वेराइज मेंटलिज्म में आप साइकोलॉजी से लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों के दिमाग पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उससे ज़्यादा रिलेशन है। तो ये मुझे बहुत फैसिनेट करने लगा क्योंकि इसमें ज़्यादा सीखने को है। और जो हमारे यहाँ की जो ऑडियंस है, इंडियन ऑडियंसेस स्पेशली, उनको ज़्यादा फैसिनेट भी करता है क्योंकि इट्स अ मोर एडल्ट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, जहाँ पे आप जब लोगों को मेंटलिज्म दिखा रहे हो, है ना, आप उनको बांध के ज़्यादा रख पा रहे हो। और कहीं ना कहीं हर जो इंसान है वो ये जानने में इंटरेस्टेड है यार कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, ये इनको कैसे पता सामने वाले शख्स को। क्योंकि आज के ज़माने में हर इंसान ना थोड़ा सोशल मीडिया का ज़माना है, थोड़ा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गए हैं सब। तो जब आप किसी को बताते हो कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है या उनसे रिलेटेड कुछ करते हो, तो वो जिस लेवल पे फैसिनेट करता है, आई थिंक और कुछ नहीं करता। तो नेचुरली एक मेरा रुझान इस आर्ट फॉर्म की तरफ आता गया। लवली। लोग बाग ना मेंटलिज्म को साइकोलॉजी, इल्यूजन, इवन हिप्नोसिस के साथ ना कंपेयर करते हैं। How would you describe your approach? I would say it's all of that. कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मेंटलिज्म का जो एक फैसिनेटिंग पार्ट है वो यही है कि आप इसको किसी एक बॉक्स में नहीं डाल सकते। तो जब लोग एक्सपीरियंस करने जाते हैं, लोग मुझे ये पूछते हैं, यार पहले तो उनको लगता है कि मैंने सबको पैसे दे के रखे हैं, सेटिंग है कि मैं सबको बताना चाहता हूँ कि अगर इतने पैसे मेरे पास होते हैं कि मैं सबको स्टेज पे बुला के पैसे देता तो फिर मुझे कुछ काम करने की ज़रूरत ही नहीं होती, मैं ये काम तो बिल्कुल नहीं कर रहा होता। तो नहीं, वो एक्चुअली बिकॉज आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं इल्यूजन भी क्रिएट कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं, मैं अपने शो में लोगों को हिप्नोटाइज़ करता हूँ, तो कहीं ना कहीं हिप्नोटाइज़ भी कर रहे हो, आप साइकोलॉजी से भी खेल रहे हो और एक मास परसेप्शन क्रिएट कर रहे हो कि कुछ ऐसा हो रहा है जो कि आप सोच ही नहीं सकते थे कि मुमकिन हो सकता है।
तो उस आधे एक घंटे में जब लोग मेरा शो एक्सपीरियंस करते हैं तो उनको मतलब विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा कुछ एक्चुअल में पॉसिबल है। और जब लोग मेरी वीडियोस पूछते हैं वो यही बोलते हैं यार कि हम मान ही नहीं सकते ये ऐसा रियल में हो सकता है। तो विच इज़ एक्चुअली अ ग्रेट थिंग, बिकॉज जब लोग लाइव शो आके देखते हैं ना तो इट्स अ लाइव आर्ट फॉर्म। अगर आप वीडियो में देखोगे तो वीडियो में तो ऑफ कोर्स कोई किसी को पैसे दे सकता है, सेटिंग कर सकता है और वो कर सकता है, और आजकल लोगों का एक लाइव कनेक्शन भी लूज होता जा रहा है, सब अपने फ़ोन स्क्रीन पे बैठे हैं। सो जब आप कुछ लाइव देखने जाते हो, आप 10 और लोगों से मिलते हो, एक कनेक्शन क्रिएट होता है। अगेन इट्स अ ह्यूमन एक्सपीरियंस में ना। बहुत सारी चीज़ें मैं शो में करता हूँ जो लोगों को एक साथ लाती है, कनेक्ट करती है। हमें पता चलता है एज ह्यूमंस हम कितने सिमिलर है। सब अलग अलग सोचते हैं बट बहुत सारी चीज़ें जो सब एक तरीके से ही सोचते हैं, है ना। सब अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं, लेकिन लोगों को हिप्नोटाइज करना, लोगों की साइकोलॉजी से खेलना, कहीं ना कहीं अगर कोई इस तरीके से सोचेगा तो यहाँ से रिएक्ट करेगा। अगर आप विजुअल बंदे हो तो आपकी आंखें इस तरफ लेफ्ट में ऊपर जाएगी। बहुत सारी चीज़ें जो सब इंसानों में कॉमन है। तो वो जो चीज़ें कॉमन है वो सब मेंटलिज्म यूज़ होती है। तो कहीं ना कहीं मेंटलिज्म हम ह्यूमंस को मिलाता भी है, बताता है कि हम सब में क्या कॉमन है और हम सब कहीं ना कहीं एक ही है। ब्यूटीफुल। लोग वाग ये मानते हैं कि भैया इसने ना किसी को पैसा दे रखा होगा तो इसका ट्रिक ना पूरा हो गया है। इसके अलावा कुछ आपने कुछ फनी टाइप के मिसकंसेप्शन सुने हैं लोगों से कि यार ये मेंटलिज्म तो नहीं हो सकता, ये तो कोई ट्रिक है? लोग मुझे बोलते हैं कि भाई आपकी गर्लफ्रेंड तो आपसे बहुत बच के रहती होगी। बट मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि कोई कितना ही बड़ा मेंटलिस्ट क्यों ना हो, अपनी गर्लफ्रेंड के आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता। फिलहाल के रखते हैं सब। हाँ, तो फिलहाल मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन अगर कभी होगी भी तो बच के मुझे ही रहना होगा। मेंटलिज्म को ना जैसे ह्यूमन बॉडी को रीड करना, साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन अबाउट द ह्यूमन बॉडी, इससे ही केवल रिलेट करते हैं कि इससे ज़्यादा भी कुछ और है मेंटलिज्म? तो 2000s में मैं बोलूँगा कि एक मेंटलिस्ट नाम का शो आया है, जो काफ़ी फेमस है। डेरन ब्राउन करके एक मेंटलिस्ट है, और 2-3 ऐसे शख्स है जो, और 1970s 80s के बाद एक बॉडी लैंग्वेज का बहुत प्रचलन भी चला था। तो आई थिंक इस दौरान बॉडी लैंग्वेज और मेंटलिज्म को मर्ज कर दिया गया और एक फेमस हो गया कि बॉडी लैंग्वेज और मेंटलिस्ट एक कॉमन टूल है। बट मैं ऐसा नहीं मानता कि सिर्फ यही एक टूल है, बिकॉज मेंटलिज्म उससे पुरानी आर्ट फॉर्म है। और एक ज़माने में सुपर नेचुरल पावर्स, साइकिक्स, जो कि मतलब क्लेम करते थे कि शायद स्पिरिचुअलिज्म से बहुत बड़ा वेस्ट में मेंटलिज्म का वास्ता है, जो बोलते थे कि भूत प्रेत या स्पिरिट्स आके हमें हेल्प कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि मेंटलिस्ट्स बहुत अडेप्टेबल है, और जिस ज़माने में जो चल रहा होता है वो उसको अडेप्ट कर लेते हैं कि शायद ये हमें हेल्प कर रहा है टू डू इट। और ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं वो उन चीज़ों का यूज़ भी कर रहे हैं। मैं हैरान नहीं होऊंगा कि अगर आज से 10-15 साल बाद मेंटलिस्ट बोलेंगे कि AI की मदद से हम आपके दिमाग में क्या चल रहा है बता पा रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस AI को थोड़ा बहुत यूज़ भी कर रहे होंगे, एंड इट्स अ पॉपुलर टॉपिक और वो बिलीवेबल एस्पेक्ट बना देता है उसको। लेकिन एक्चुअल में एक मेंटलिस्ट कैसे कर रहा है वो आपको कभी बताएगा नहीं, बिकॉज दैट्स द फन पार्ट ऑफ द जॉब, where the audience keeps wondering कि यार actually हुआ कैसे, and they'll use all these tools to sort of create that illusion. आप ये डेली लाइफ में भी यूज़ करते हो अपनी मेंटलिज्म की ट्रिक? डेली लाइफ में मैं बोलूँगा कि it helps you be aware to not get fooled. जैसा मेरे बचपन में होता है कि काफ़ी बार इंडिया में ऐसा होगा कि कोई आपको अचानक से आएगा और बोलेगा कि यार वो 50-100 रुपये देना, मेरे को यहाँ जाना है अचानक से। और अचानक से दे आर ट्राइंग टू क्रिएट दैट रैपिड इंडक्शन हिप्नोसिस, जो हम बोलते हैं। हिप्नोसिस में बहुत यूज़ होता है कि वो आपका ब्रेन हाईजैक कर लेते हैं और इतना कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि आप अपनी जेब से 100 रुपये 500 रुपये निकाल के दे दोगे। तो इट हेल्प्स यू गेट अवेयर ऑफ दोज टैक्टिक्स, साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स दैट ह्यूमंस कैन यूज़। बहुत बार पॉलिटिशियंस, एक्टर्स, बहुत सारे लोग ऐसी स्टेटमेंट्स बोलेंगे जो तुम्हें लगता है कि ये इन्फ्लुएंस करने की, तो आप उन चीज़ों से थोड़ा बच के रहते हो जहाँ पे भी कुछ ऐसा बोला जा रहा है कि जहाँ पे भी इन्फ्लुएंस क्रिएट हो रहा है। तो आप थोड़ा सा, आई थिंक इट हेल्प्स यू सेफगार्ड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ टेक्निक्स जो आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती है। अभी मेन टॉपिक के ऊपर चलते हैं। सो इस पॉडकास्ट का जो मेन टॉपिक है दैट इज हाउ टू बिकम ए मेंटलिस्ट इन एन ईयर। अगर किसी इंसान को 1 साल में मेंटलिज्म सीखना है, चलो एक्सपर्ट नहीं बनेगा बट कुछ लेवल सीखेगा, तो कैसे सीखते हैं? अपडेट कहाँ से स्टार्ट करें? कौन कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो उसको पढ़नी चाहिए? क्या क्या ऑब्जर्वेशन स्किल सेट्स उसको अपने अंदर लानी चाहिए? तो हम लोग डे वाइज डे चलेंगे पूरी अपनी इस जर्नी पे।
कहाँ से सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए अगर किसी को मेंटलिज्म वाले फील्ड में जाना है तो? राइट सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि आपको दो चीज़ें स्टडी करनी पड़ेगी। एक तो है जो ट्रेडिशनल मैजिक, क्योंकि मेंटलिज्म एक आर्ट फॉर्म है मैजिक की, एक ब्रॉडर मैजिक आर्ट फॉर्म की। तो अगर आपको मैजिक की कोई टेक्निक्स आती होगी तो आप उसको मेंटलिज्म में यूज़ कर पाओगे। विदाउट दैट आपको जब आप मेंटलिज्म स्टडी करोगे आपको रियलाइज़ होगा यार बट ये तो मुझे आता ही नहीं है। तो अगर आप एक ट्रेडिशनल मैजिक सीखने लगोगे, मैजिक की जो बेसिक टेक्निक्स है, स्लाइट ऑफ हैंड हो गया, उसमें और बहुत सारी चीज़ें आती है, वो कहीं ना कभी आपको मेंटलिज्म में यूज़ होंगी। तो आप एक बेसिक मैजिक का कोर्स कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे मैजिक की कुछ वीडियोस है, कार्ड ट्रिक्स वगैरह, उनसे सीख सकते हैं। तो आपको एक बेसिक फाउंडेशन अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी मेंटलिज्म की। और दूसरा है स्टेज कॉन्फिडेंस, या फिर लोगों के सामने खुल के बात करना, परफॉर्म करना, वो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट आ जाता है। तो मैं कहूँगा कि अगर आप एक साल में मेंटलिस्ट बनना चाहते हैं तो फर्स्ट मंथ शुड बी फॉरगेट अबाउट मेंटलिज्म, जस्ट लर्न मैजिक ट्रिक्स एंड learn to open up among people, because that is a skill that will be helpful forever. कि अगर आप लोगों से बात करने लगोगे तो वेदर यू आर अ सेल्समैन, वेदर यू आर समबडी, आजकल सोशल मीडिया सब यूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई हर जगह लोगों के सामने आपको जाना ही पड़ेगा। अगर एक CEO भी है या अगर कोई इंजीनियर भी है, उसको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपनी टीम को कि कैसे कोई काम करना है। सो दीज आर टू थिंग्स दैट विल ऑलवेज हेल्प यू। अगर आप कहीं बोर हो रहे हैं या किसी से बात करना चाहते हैं, आप किसी को मैजिक ट्रिक दिखा सकते हैं सिंपल सी। सो लर्न मैजिक ट्रिक्स ऑन यूट्यूब, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, एंड learn to open up among yourselves, among people, and learn to talk to people. इसके लिए कुछ स्पेशल टाइप की प्रिपरेशन और भी चाहिए हो सकती है, जैसे कि कुछ मेडिटेशन हुआ, योगा हुआ, कुछ ऐसी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी लोगों को? मैं नहीं बोलूँगा कि अगर आप एक साल में मेंटलिज्म सीखना चाहते हैं तो आपको उन चीज़ों की ज़रूरत है, वो बहुत एडवांस्ड टेक्निक्स में आ जाएगी। अगर आप स्पेसिफिकली योगा या मेडिटेशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इट इज़ वेरी यूज़फुल, हेल्पफुल सॉर्ट ऑफ थिंग फॉर यू, बट एक साल में मैं नहीं बोलूँगा, बिकॉज आपका गोल उतना एडवांस्ड होना नहीं है। देयर आर थिंग्स जहाँ पे ऑर्मोन मैकगिल करके एक बहुत फेमस हिप्नोटिस्ट है जो कि इंडिया भी आए थे। बहुत सारे हिप्नोटिस्ट्स इनफैक्ट इंडिया आ चुके हैं। गोवा में एक हिप्नोटिस्ट का स्टैचू है, एक फ्रेंच आई थिंक हिप्नोटिस्ट है जो उनका स्टैचू है गोवा में। तो ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी हिप्नोटिस्ट्स। तो अगर आप उस लेवल पे जाना चाहते हैं जहाँ पे आप लोगों को, मान लीजिए मैं अपने शो में एक चीज़ करता हूँ जहाँ लोग अपना नाम भूल जाते हैं, तब आपको उस लेवल की कंसंट्रेशन चाहिए, वो चाहिए। बट फिर वो आप एक साल में अचीव कर पाएंगे? लोग अपना नाम भूल जाते हैं, जैसे मैं अगर मैं बैठा हूँ तो अपना नाम भूल जाऊंगा मैं। हाँ, ये परफॉर्म कर सकते हैं क्या हम लोग? स्टेज शो पे, बिकॉज यू हैव टू बी इन दैट राइट एनवायरनमेंट, राइट कंडीशन। हाँ, तो उस तरह की जो चीज़ें हैं वहाँ पे शायद आपको बहुत सारे टूल्स स्टडी करने पड़ेंगे, लैंग्वेज पैटर्न्स, वॉइस पैटर्न्स, आप कैसे बोल रहे हैं, एक एक चीज़, फेमिनिन एनर्जी में, जस्ट रिलैक्स, बी कंफर्टेबल, मैस्कुलिन एनर्जी, यू विल स्टॉप फॉरगेटिंग योर नेम नाउ, दैट्स द मैस्कुलिन एनर्जी। तो कब आपको स्विच करना है, ऑल ऑफ दोज ब्रीदिंग पैटर्न आपका, सामने वाले इंसान का, हाउ टू मेक देम कंफर्टेबल, उनको एंग्जाइटी ना हो जाए। अगर किसी को नाम भूल गया तो वो घबरा के एंग्जाइटी, पैनिक अटैक में भी जा सकता है। सो हाउ टू पिक द राइट पर्सन। तो फिर इतनी डेप्थ आ जाती है उन चीज़ों में, बट नॉट फॉर समबडी हु जस्ट वांट्स टू लर्न इट फॉर फन। अच्छा, फर्स्ट मंथ में बुक्स पढ़नी चाहिए, यूट्यूब की कुछ वीडियोस देखनी चाहिए जहाँ से मैजिक ट्रिक्स आप सीख सको। सेकंड मंथ में क्या करना चाहिए? वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक सेकंड मंथ में आप जाइए बाहर, परफॉर्म कीजिए लोगों के साथ, बिकॉज करत विद्या है, जितना आप करेंगे उतना आपको समझ आएगा। और मैं कहूँगा आप बेसिक मेंटलिज्म थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हैं कि कौन कौन मेंटलिस्ट्स है वर्ल्ड में जो बहुत फेमस है, उनके शोज़ वगैरह देख सकते हैं। क्योंकि मैजिक और मेंटलिज्म की खास बात ये है कि एक बार आप समझने लग गए कि ये कैसे परफॉर्म हो रहा है, उसके बाद आपकी रुचि जो है मेंटलिज्म देखने में वो थोड़ी कम होती जाएगी, बिकॉज आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा ये तो ऐसे हो रहा है। तो हो सकता सब कुछ नहीं आएगा, 100% तो किसी को भी नहीं आएगा, लेकिन आपको बेसिक चीज़ें समझ आने लगेगी। तो इससे पहले कि आपको चीज़ें समझ आने लगे, आप सारे शोज़ देख लो, इंजॉय कर लो, आपको पूरा एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। सारे तो नामुमकिन है देखना, बट डेरेन ब्राउन को मैं रिकमेंड करूँगा। कीथ बैरी एक बहुत बड़े मेंटलिस्ट है। डेविड ब्लेन एक मजिशियन है, बट आप उनको भी देख सकते हो, उनका काफ़ी कुछ। कोई बुक आप रिकमेंड करना चाहोगे लोगों को?
बुक्स बहुत सारी है, लेकिन एक ऐसी बुक जो आप अमेज़ॉन मतलब किसी भी ब्रांड स्टोर से जाके ले सकेंगे ऑनलाइन, आई वुड से कि 13 स्टेप्स टू मेंटलिज्म एक बहुत ही फेमस किताब है जो कि आपको काफ़ी जगहों पे मिल सकती है। और दूसरी अगर कोई किताब मैं उस बुक के बारे में कुछ एक लाइन में बताइए ना, क्या है उस बुक में? उस किताब की सबसे ख़ास बात यह है कि एक्चुअली किसी को पता नहीं है लिखी किसने है। हाँ, कोरिंडा करके एक इंसान का ऑथर का नाम है, बट वो इंसान है कौन ये किसी को भी नहीं पता, क्योंकि किसी ने उनको परफॉर्म करते हुए नहीं देखा कहीं पे भी। तो कहा जाता है कि 2-3 बहुत महान मेंटलिस्ट्स थे जो अपना नाम छुपा के रखना चाहते थे, क्योंकि सीक्रेट्स रिवील करना भी मेंटलिज्म और मैजिक में कंट्रोवर्शियल कंसिडर किया जा सकता है। तो उन्होंने अपना नाम बिना बताए उस किताब को लिखा, घोस्ट राइट किया या किसी और का नाम दिया। तो ये उसकी ख़ास बात है। लेकिन और एक और ख़ास बात है कि 13 ईजी स्टेप्स में उस किताब को लिखा गया है कि अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आप मेंटलिज्म्स के बेसिक को समझ जाएंगे। किताब इंग्लिश में है, अगर आप उसका कोई हिंदी वर्जन ढूंढ सकता है तो दैट वुड बी ग्रेट, बट आई थिंक इंग्लिश में तो आप AI की मदद से आई थिंक उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। और उस किताब में एक एक स्टेप पे आप फिर उसका एक मॉडर्न वर्जन ढूंढ सकते हैं, क्योंकि किताब काफ़ी पुरानी 40-50 साल आई थिंक उससे भी पहले लिखी गई है। तो आज के ज़माने में वो कैसे यूज़ हो रहा है उसको आप ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन जाएंगे ना तो आपको एक बार बेसिक समझ आ जाएंगे, तो आप बहुत सारी चीज़ें टूल्स रिलेटेड आज के ज़माने में क्या कर सकते हैं उसे समझ आ लेंगे। बट अगेन दिस इज़ एन आर्ट फॉर्म जो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि कोई मुझे एकदम से बता दे सारे के सारे स्टेप्स, क्योंकि मान लो मैंने आपको बता दिया कि ये चीज़ें करने से आप एक एक्सपर्ट मेंटलिस्ट हो जाएंगे, तो वो कोर्स तो सब लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। तो जैसे ही वो चीज़ सबको पता चल जाएगी फिर उसका सरप्राइज एलिमेंट ख़त्म हो गया। तो इट्स अ रैपिडली इवॉल्विंग आर्ट फॉर्म कि जैसे ही किसी कोई चीज़ जो है जो सबको पता लग जाएगी वो चीज़ का फिर अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए इट्स नॉट वेरी इजीली अवेलेबल और लोगों को खुद पढ़ाई करनी पड़ती है इसके बारे में। सो मैं कहूँगा कि आप सेकेंड मंथ में अपना एक एक्सप्लोरेटरी माइंड भी डिस्कवर करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगी। मैजिक और मेंटलिज्म का बहुत बड़ा एस्पेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग है कि अगर मुझे मान लो ये अचीव करना है कि कोई एक नंबर सोच रहा है 35 और मुझे गेस करना है 35 नंबर, तो अब किस किस तरीके से मैं साइकोलॉजिकली उनको इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, मैं किसी मैजिक ट्रिक के ज़रिए ये प्रूव कर सकता हूँ कि मैंने 35 गेस कर लिया बट मैंने एक्चुअली में गेस किया ही नहीं है, या फिर मैं एक कार्ड ट्रिक के ज़रिए शायद 3 नंबर उनको किसी तरीके से फोर्स कर सकता हूँ और 5 मैं उनको इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ पीछे की तरफ 5 किताबें रख के। तो इस तरीके का आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड डेवलप होने लगेगा कि अगर मेरे को 35 नंबर तक किसी को लाना है तो कितने हज़ार तरीके हैं उनको उस नंबर तक लाने के। तो ये सारी चीज़ें आप जब डेवलप करने लगेंगे आई थिंक यू विल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड हाउ अ मेंटलिस्ट्स माइंड वर्क्स। तो कहते हैं ना कि द ब्रेन इज द ग्रेटेस्ट इल्यूजनिस्ट, व्हाट यू बिलीव यू परसीव। एग्जैक्टली। 3rd मंथ, पहले महीने में मैजिक ट्रिक सीख ली, सेकंड में बुक्स वगैरह पढ़ ली, 3rd मंथ में क्या करना चाहिए? आई थिंक द नेक्स्ट 2-3 months ऑफ योर मेंटलिज्म करियर शुड बी डेडिकेटेड टू मे बी रीडिंग अबाउट द हिस्ट्री जो मेंटलिज्म के सबसे ग्रेटेस्ट मास्टर्स वर्ल्ड में आए हैं, उनके बारे में पढ़ना, उनकी अप्रोच समझना वो होनी चाहिए। तो मैं कुछ मेंटलिस्ट्स का नाम आपको दे सकता हूँ जो मुझे इंस्पायर करते हैं और आप जाके उनके बारे में पढ़ सकते हैं। सो मे बी 3rd month यू कैन रीड अबाउट डेरन ब्राउन एंड देयर इज़ दिस मेंटलिस्ट कॉल्ड मैक्स मेवन जो कि बहुत ही उन्होंने काफ़ी किताबें लिखी है, बहुत ही महान मेंटलिस्ट है, तो आप उनके बारे में जाके स्टडी कर सकते हैं। देन देयर इज़ दिस मेंटलिस्ट कॉल्ड डेविड बर्गलास जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग मेंटलिस्ट है, उनकी बहुत वीडियोज़ हैं ऑनलाइन, आप वो देख सकते हैं। देन देयर इज़ अ मेंटलिस्ट कॉल्ड चैन कनास्टा, आप उनको देख सकते हैं। इंडिया के एक बहुत ही फेमस मजिशियन है जिनका एक ब्लाइंड फोल्ड एक्ट है। बहुत लोग क्लेम करते हैं कि हम आंखों पे पट्टी बांध के चीज़ें देख सकते हैं, बट मजिशियंस ये काम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। सो मैं ये नहीं बोलूँगा कि जो लोग ये क्लेम करते हैं वो सच में देख सकते हैं या नहीं देख सकते, बट मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि मेंटलिस्ट्स या मजिशियंस उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं और आपको ऐसा ही लगेगा कि उनकी आंखों पे पट्टी है। तो PC सरकार जूनियर
का एक यूट्यूब पे एक्ट है, ब्लाइंड फोल्ड एक्ट, जो आप ज़रूर देखिए। तो आपको स्टेज क्राफ्ट, क्या बोलना है, किस तरीके से लोगों को एंटरटेन करना है, उसकी जो बारीकियाँ उस एक्ट में दिखेगी, पीसी सरकार जूनियर के ब्लाइंड फोल्ड एक्ट में, वो आई थिंक इट्स एक्सेप्शनल। शायद दुनिया की बेस्ट परफॉर्मेंसेस में से एक इंडियन मजिशियन की है। तो ये बात कहते हुए मुझे बहुत नाज होता है। मेरे को भी मेरे को देखनी पड़ेगी ये वाली वीडियो, तो मैंने भी नहीं देखी है। डेफिनेटली 5-6 महीने चले गए हैं अभी तक कि फर्स्ट आप मैजिक ट्रिक सीख रहे हो, फिर आप बुक्स पढ़ रहे हो, फिर आप इस पर्टिकुलर लाइन के जितने स्पेशलिस्ट हैं जो मास्टर से आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हो, उसके बाद बिल्कुल। तो एक बार जब आपको मेंटलिज्म की गहराई में जाने की आदत हो गई है और आप समझ गए कि क्या करना है, अब आप स्पेसिफिक टूल्स पे काम कर सकते हो। सो सम ऑफ द स्पेसिफिक टूल्स दैट आई यूज़ इन मेंटलिज्म आर साइकोलॉजी, मैं बोलूँगा स्लाइट ऑफ हैंड, हिप्नोसिस, मैं बोलूँगा मेमोरी ऑन सम लेवल, इसके अलावा इन्फ्लुएंस, परसुएशन, ऑल ऑफ दीज टेक्निक्स, और मैथमेटिक्स। अगर आपकी कैलकुलेशन, ऑब्जर्वेशन पावर, ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी इम्प्रेसिव, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू ऑन सम लेवल। बेसिकली आप समझ पा रहे होगे मोटा मोटा माइंड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, यू नो, इफ़ यू इम्प्रूव दोज, दैट विल enhance your mentalism on another level, because what you're trying to do is you're trying to create a human being that seems to have certain kind of powers that normal people don't have. तो उस कैरेक्टर को बिलीवेबल बनाने के लिए आपको, अगर ये कुछ चीज़ें ऑलरेडी आपकी अच्छी है जो कि आप इम्प्रूव कर सकते हो एक सर्टेन लेवल तक, ह्यूमनली आप पॉसिबल कर सकते हो, तो फिर उसके बाद वो कैरेक्टर जो है और बिलीवेबल हो जाएगा। विच इज़ वाई अगर आप दुनिया के सबसे महान मेंटलिस्ट को स्टडी करो, वो लोग बहुत इंटेलिजेंट है, और वो लोग जिस लेवल की किताबें पढ़ते हैं, जो वोरेशियस रीडर जो हम इंग्लिश में टर्म बोलेंगे, जो उनकी नॉलेज है, जो उनके फैक्ट्स है, जो उनकी ऑडियंस पे कमांड है, मुझे लगता है कि इट्स बेटर देन इवन एक्टर्स एंड अ लॉट ऑफ पब्लिक पॉलिटिशियंस, यू नो, स्टेज पर्सोना जो उन लोगों का है, इट्स बेटर देन दैट। तो इन चीज़ों, इन टूल्स को अगर आप एक महीना आप हर टूल को डेडिकेट करें, तो आई थिंक नोबडी कैन बीट यू। मैं अगर ये सब किसी ने सीरियसली ले लिया तो मुझे लगता है कि वो मेरा कंपटीशन स्टार्ट हो सकता है। तो मुझे डर लग रहा है कि मुझे सीक्रेट्स नहीं बताने चाहिए थे। इंडिया देखोगे आप तो इंडिया में डिफरेंट टाइप्स के कल्चर हैं, हर जगह के लोगों का बिलीफ सिस्टम डिफरेंट है, उनका लाइफ को देखने का नज़रिया बिल्कुल डिफरेंट है, अपोजिट भी है एक दूसरे के बहुत सारी जगह पे। इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री के अंदर क्या आप एक ही टेक्निक के साथ पूरे इंडिया में सब जगह जाके सेम टाइप से परफॉर्म कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, और मुझे लगता है कि इस सवाल पे एक शो बनाया जा सकता है, जस्ट एक्सप्लोरिंग डिफरेंट कल्चर्स ऑफ इंडिया, और जाके हर कल्चर कैसे मैजिक और मेंटलिज्म पे रिस्पॉन्स देगा। मुझे लगता है दिल्ली में लोग कहेंगे अरे हमें दिखा रहा है है ना। तो मेरे को याद है मैं एक बार केरला में गया था जब बचपन में, आई थिंक मैं 11th क्लास में था। तो वहाँ के लोग एक सिंपल सी ट्रिक से इतना खुश हो गए थे, और मैं बस में था और मुझे बस कंडक्टर ने बोला आप कहाँ जा रहे हो, तो मैंने कहा मैं एक मैजिक शो देखने जा रहा हूँ। एक बहुत ही फेमस वहाँ के म्यूजिशियन थे जिनका मैजिक शो था, सॉरी अगर मैं नाम गलत बोल रहा हूँ, तो मुथुकाड वहाँ के एक बहुत फेमस म्यूजिशियन है। तो मैं उनका शो देखने जा रहा था, तो उन्होंने कहा आई एम अ फैन ऑफ डेविड ब्लेन। तो मैं हैरान हो गया कि एक बस कंडक्टर को डेविड ब्लेन मालूम है, जो कि यू नो यू डोंट एक्सपेक्ट कि एक वेस्टर्न मैजिक शो कोई वहाँ पे देख रहा होगा केरला में, और वो भी बस कंडक्टर देख रहा होगा। तो उस लेवल का अप्रिसिएशन ऑफ मैजिक देख के मुझे लगा कि वाओ, और वहाँ के लोग जो खुश होते हैं, मैजिक से रिएक्ट करते हैं। तो आई थिंक इट्स एवरी सिटी, एवरी कल्चर इन इंडिया हैज़ इट्स ओन ब्यूटी, और उसका एक मज़ा भी है। क्योंकि मैंने दिल्ली में रहा हूँ, पला बड़ा हूँ, यहीं के लोगों से मिला हूँ, यहीं के लोगों की तरह बात करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे जो दिल्ली में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है इज़ दी ऑडियंस इज़ चैलेंजिंग। ऑडियंस आपको चैलेंज कर रही है, प्रोवोक कर रही है कि you cannot fool me or impress me और entertainment, तो एक चैलेंज प्रेजेंट करती है ऑडियंस। स्टैंड अप कॉमेडियंस भी यही कहेंगे कि भाई यहाँ की ऑडियंस को हंसाना बहुत मुश्किल है।
तो जब आप उनको इम्प्रेस कर देते हो तो फिर जो वो लव आपको देते हैं वो आई डोंट थिंक इंडिया में कहीं मैच किया जा सकता है, बिकॉज फिर वो आपको अपना पूरा दिल दे देते हैं, वो हमेशा के लिए आपके हो जाते हैं। बिल्कुल, ये तो है। दिल्ली एनसीआर में ना लोग थोड़े ओपन हार्टेड तो हैं, आपको पसंद कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, पसंद नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं। फिर तो वो आपको बताएंगे कि भैया हम आपको पसंद नहीं करते हैं, वो जचा देंगे ऑन द स्पॉट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेंटलिज्म और इंडियन जो स्पिरिचुअलिटी है उसके अंदर ना एक उन दोनों के बीच में बहुत बड़ा कनेक्शन है। वो कनेक्शन आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए। I think even people who have traveled from the West and have come to India, they have always found Indian spirituality to be fascinating. And हमारे यहाँ का जो योगा का ट्रेडिशन है, इनर सेल्फ के अंदर जाने का ट्रेडिशन, a lot of people who have attained some kind of meditative powers, मैंने खुद से पर्सनली तो नहीं देखा है बट मैंने सुना है और बहुत ही कंक्लूसिवली किताबों में पढ़ के ये मैंने जाना है कि people can control their body temperature, people can control their breathing pattern to such precision, people can control their pulse, they can stop their pulse, you know. मिट्टी के अंदर सांस लिए बिना इतने बाबा हमारे, ये चीज़ें वेस्ट के लिए इतनी अननोन और इतनी खतरनाक है जो हमारे यहाँ आम मानी जाती है कि हाँ ये तो मतलब बाबा जी ने कुछ ना कुछ इतने सालों की मेडिटेशन के बाद इतना तो कर ही लेंगे। तो ये चीज़ें जब मैं देखता हूँ, एक्सपीरियंस करता हूँ, मुझे लगता है कि ये एक सुपर ह्यूमन लेवल है और आप जब इतनी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं तो आई थिंक इट ओपन्स अ रेल्म ऑफ मेंटलिज्म जो कि अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ प्रेजेंट करता है कि आप एक बार हम उस लेवल की कंसंट्रेशन अचीव कर ले तो जो भी और चीज़ें मैं क्लेम कर रहा हूँ उसमें क्या क्या किया जा सकता है, आई थिंक वो आइडिया मुझे भी नहीं है। और स्पेशली हिप्नोसिस इज़ समथिंग दैट फैसिनेट्स मी अ लॉट, क्योंकि ह्यूमन माइंड में अगर आप इल्यूजन क्रिएट कर दो, हिप्नोसिस क्या है, बहुत सारे व्यूअर्स सोचेंगे कि हिप्नोसिस झूठ होता है, हिप्नोसिस में एक्चुअली में कोई किसी को हिप्नोटाइज़ कर ही नहीं सकता। बट मैं एक्चुअल में अपने शोज़ में लोगों को उनका नाम भुलवाता हूँ, लोगों के पैर चिपक जाते हैं, हाथ चिपक जाते हैं। इस पे बहुत इंटरेस्टिंग किस्से भी हैं मेरे जो मैं आपको बताना चाहूँगा। हाँ, बिल्कुल। तो जब आप हिप्नोटाइज़ कर रहे हैं किसी को, एक्चुअली में आप क्या कर रहे हैं, आप बहुत ही सिंपल चीज़ कर रहे हैं। आप कुछ हिप्नोसिस से ऐसा नहीं करवा सकते जो सामने वाला शख्स ना करना चाहे, पहली बात तो आप उनसे परमिशन मांग रहे हैं पहली बात तो कि मैं आपको हिप्नोटाइज़ करना चाहूँगा। वंस दैट पर्सन इज़ ओपन, फिर आप उनके बिलीफ सिस्टम को समझ रहे हैं, क्या उनका बिलीफ सिस्टम है। अगर वो बिलीव करते हैं कि हाँ हिप्नोसिस एग्जिस्ट करता है तो फिर आप उनको आगे जाके हिप्नोटाइज, अगर वो बिलीव करता है कि हिप्नोसिस एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर आपको उनकी बिलीफ सिस्टम के अराउंड प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमन माइंड जो है वो बिलीफ सिस्टम पे डिपेंड करता है कि हर इंसान का अपना एक बिलीफ सिस्टम है। तो इंडिया में भी कहीं ना कहीं मैं स्पिरिचुअलिटी में मैं कहूँगा हम लोगों का बहुत बड़ा बिलीफ सिस्टम है। तो एक बार आपने बिलीफ सिस्टम लोगों का समझ लिया, उसके बाद आप हिप्नोसिस में क्या कर रहे हो, आप उनकी इमेजिनेशन को एंगेज कर रहे हो कि आप उनको कह रहे हो कि अच्छा फोकस ऑन दिस, फोकस ऑन दैट, नोटिस हाउ व्हेन यू फोकस योर ब्रीदिंग पैटर्न्स डिपेंड। स्पिरिचुअलिटी में भी यही है, आप उनकी इमेजिनेशन को एंगेज कर रहे हो थ्रू डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड ऑल ऑफ दैट। वंस आप उनकी इमेजिनेशन को एंगेज कर रहे हो, फिर आप उनको सजेशन दे रहे हो कि भाई अगर आप इस तरीके से सांस लोगे और ये करोगे तो आपकी उंगलियां पास आएगी, आपके हाथ चिपकने लगेंगे। बहुत ही अगर आप इसको डीपर लेवल पे ले जाओ, जो हिप्नोथेरेपी में लोगों की स्मोकिंग हैबिट छुड़वा देते हैं, यू नो अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स दैट अफेक्ट, किसी को नींद नहीं आ रही तो नींद आने लगेगी, यू आर सजेस्टिंग देम थिंग्स। और स्पिरिचुअलिटी में भी कहीं ना कहीं एक लेवल ऑफ हिप्नोसिस के नज़रिए से अगर हम लेंस से देखें तो जो भी आप डिज़ायर्ड इफेक्ट चाहते हो, अगर कोई मेंटल पीस चाहता है तो देन यू स्टार्ट giving them suggestion कि you'll achieve mental peace, you'll achieve positive effects in your life। तो इस तरीके से मैं मानता हूँ कि हिप्नोसिस के मॉडल्स अगर हम देखें तो स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंटरलिंक्ड है। इंडियन हिस्ट्री भी अगर हम लोग देखेंगे तो जितने महान संत भी हुए हैं ना, उन्होंने मेडिटेशन के थ्रू अपने सारे चक्रास पे जो भी उन्होंने काबू पाया और उसका इस्तेमाल किया है दुनिया को ज्ञान देने में या लोगों का मार्गदर्शन करने में। आपको लगता है कि दैट इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ मेंटलिज्म? आई वुड से इट इज़ इवन बियॉन्ड मेंटलिज्म, बिकॉज मेंटलिज्म में लोग बहुत सारी स्टडी साइकोलॉजी वगैरह कर रहे हैं,
लेकिन अल्टीमेटली मेंटलिज्म देखा जाए तो इट्स अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, बट वंस यू रीच बियॉन्ड दैट, वंस यू नो पुराने ज़माने में एक ट्राइबल शामन हुआ करता था। हर एक ट्राइब में, हर एक ये 40-50 लोगों का ट्राइब होता था, तो एक ही शामन हुआ करता था जो कि आपका हीलर भी है। अगर किसी को कोई बीमारी हो गई तो उसको हील करना, उनको ठीक करना, एंटरटेनर भी है। दवाइयाँ लोगों को, जो भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ उस ज़माने में होती थी ट्राइब में, वो देना। और कहीं ना कहीं जो आपको एक ऊपर लेवल का ज्ञान है, जो ये ना एनलाइटनमेंट की तरफ ले जाना या लोगों को काम या पीस देना, वो भी शामन का ही काम होता था। सो आई थिंक एक मॉडर्न शामन का जो काम है, आप मेंटलिज्म जब स्टडी करते हैं तो आपको रियलाइज़ होगा कि कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे लोगों को काम और पीस कैसे देना है उस डायरेक्शन में जाते जाएंगे। लेकिन आई डोंट थिंक ज़्यादा मेंटलिस्ट्स गए हैं। आप एक हिप्नोथेरेपिस्ट की तरफ में भी जा सकते हैं, जहाँ आप लोगों को एक पीस और काम प्रोवाइड कर सके। बहुत सारे मेंटलिस्ट्स उस डायरेक्शन में चले जाते हैं। लोगों को कैसे स्टेज पे जो डर लगता है, आप कॉन्फिडेंस देना, उनकी इनर ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस देना बहुत बड़ी बात है। आप जब ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे अपनी लाइफ में और कॉन्फिडेंट रहेंगे तो बहुत चीज़ें आप अचीव कर सकते हो। दुनिया के सबसे महान आर्टिस्ट्स, महान सक्सेसफुल बिजनेसमैन, उनका जो इनर कोर बिलीफ होता है वो बहुत अच्छा होता है, जो कि आज की सोसाइटी में बहुत लोग लैक कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे सब एक दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं। तो एक हिप्नोटिस्ट आपको वो इनर कॉन्फिडेंस दिलवा सकता है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं हमारे जो महान संत, हमारे जो महान विद्वान, जितने भी हमारे गुरुज रहे हैं, उन्होंने लोगों को वो सब दिया है। तो आई वुड से इट इज़ बियॉन्ड मेंटलिज्म। मेंटलिस्ट्स वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, बट द अमाउंट ऑफ डेडिकेशन, बुक्स और इंडियन बिलीफ सिस्टम को स्टडी करके, अगेन इट इज़ ऑल अबाउट बिलीफ। तो इंडियन बिलीफ सिस्टम से जब आप लिंक कर देते हैं ना इन चीज़ों को, तो इंडियंस के लिए उसको एक डाइजेस्टेबल आप फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ पे वो लोग ये समझ पा रहे कि हाँ, हमारे वेदों में, हमारी किताबों में लिखा है, तो ये बात इस तरीके से सत्य हो सकती है। लेकिन कोई वेस्टर्नर आके अगर वही बात बोलेगा तो अपने तरीके से, तो कोई उसको नहीं मानेगा। तो कहीं ना कहीं एक इस बात को, जो आपको काफ़ी ज्ञान है, तो मैं आपसे सीखने में इंटरेस्टेड हूँ, उस तरीके से प्रेजेंट करना एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है। नहीं, बिल्कुल। सो मेरा एक ना बड़ा इंटेंस डिस्कशन था दादू के साथ अगेन। तो हमारे घर पे ना कुछ पंडित आए थे, तो उन पंडितों ने उनको ना 1,11,000 मंत्रों का जाप करना था, मृत्युंजय मंत्रों का। उसके बाद ना जैसे आज उनका फिनिश हुआ, तो 7-8 दिन चला ये सारा प्रोग्राम। एंड फिर मेरा और उनका एक डिस्कशन हुआ। उनमें से एक पंडित जी थे जिनसे अगर आप बात करोगे ना, तो ऐसे लगता है कि उन्होंने ना आपको मोहित कर लिया है। उनसे बात करने के बाद आपको ऐसे लगता है कि आप ना दिन भर बस उनसे बात करते जाओ, उन्हीं की तरफ देखते जाओ, ऐसा लगता था। जब उनसे हमारा पूरा डिस्कशन हुआ ना, तो अब मैं दादू का था असिस्टेंट, तो उन पंडित जी ने मेरे को एक बहुत अच्छी लाइन बोली कि जब आपको किसी की भावनाओं को काबू करना है, उसके अंदर किस टाइप की एनर्जी को मतलब जागृत करना, एक टाइप से आपको समझना पड़ेगा कि वो इंसान समझना क्या चाह रहा है, वो क्या बिलीव करना चाह रहा है। क्योंकि आप इस पर्टिकुलर ऐसे टाइप के टॉपिक्स पे तभी कन्वर्सेशन करना स्टार्ट करोगे जब आप उसमें कुछ ना कुछ या तो बिलीव रखते होंगे या जानना चाहते होंगे। मेडिटेशन इस पूरे केस में ना बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है मेरे हिसाब से भी, क्योंकि आप जब मेडिटेट करते हो ना, तो आप ना शांत रहते हो। शांत रहने के साथ साथ ना आप इतना शांत कर लेते हो अपने आप को कि आपको अपने सांस की आवाज़ भी सुनाई देती है। आप उसके एक एक कण को ना फील करते हो कि ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ तक जा रही है, फेफड़ों गई है, CO2 बाहर जा रही है। इसके साथ साथ ना अपना धीरे धीरे एक सबकॉन्शियस माइंड ना ये डेवलप होने लग जाता है कि आपके आउटसाइड वर्ल्ड में ना क्या क्या साउंड्स चल रही हैं। जब आप इन सारी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करने लग जाते हो, तो ये ना आपको एक्चुअल में वो सारी एनर्जीज मिलने लग जाती है कि सामने वाले बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है। देन यू स्टार्ट परसीविंग इट। आपके पास ना वो रिसीविंग वाला मोड आ जाता है कि हाँ, आपको पता है कि सामने वाले बंदे के दिमाग में ये चल रहा हो सकता है। वो मतलब एरिया तो डिफाइन हो ही जाता कम से कम। फिर आप उस इंसान को क्या बताना चाहते हो, आपको जब तक आपको देखो चैनल नहीं पता चलेगा, तो आप उसे चैनलाइज क्या ही करोगे। जब आपको एक बार चैनल पता चल गया, देन यू चैनलाइज देम। तब उनके साथ ना भावनाओं के साथ आप ना इधर उधर खेल सकते हो, उनको बता सकते हो जो आप बताना चाहते हो उसी वे में जिस वे में वो जल्दी समझ लेंगे। और मुझे भी लगता है कि मेंटलिज्म का ना ये बहुत बड़ा रोल है
you will understand that particular fact या वो particular topic in the way you will be able to understand it. एक particular topic जो एक इंसान समझना चाहता है जिस तरीके से, जरूरी नहीं है जिस हिसाब से मैं समझूं उसी हिसाब से आप समझो, आपका समझने का तरीका अलग होगा. To consume the whole topic वो आप एक अलग टाइप से करोगे. ये जितना जल्दी इंसान समझ लेगा कि सामने वाले इंसान को कितना जल्दी समझा सकता हूँ मैं उसी के तरीके से. अब 100 लोग हैं, 100 लोगों को अलग तरीके से समझ में आएगा. एक कॉमन टॉपिक भी होगा जो सबको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा. देयर विल वन टॉपिक जो सबको समझ में आएगा. पर जो आपका ऑब्जेक्ट है जब आप स्टेज पे रहते हो, तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस है कि ये इंसान ना कैसे समझेगा. और उसके लिए जितना जल्दी आप ये बात ऑब्जर्व कर लोगे कि भैया सामने वाले इंसान को कैसे समझ में आएगा, दैट इज़ द एक्चुअल ट्रिक जो मुझे लगता है. राइट. और सीखने के लिए ऑफकोर्स जब आप मेडिटेशन कर रहे हो तो आपको अपना इनर सेल्फ को समझ रहे हो, एनर्जीज को समझ रहे हो, एनर्जीज को फील करना स्टार्ट कर रहे हो. फिर उसके बाद आप मैजिक ट्रिक देख रहे हो, सीख रहे हो, चाहे आप बुक्स पढ़ रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, वो सब कुछ तैयारियां हैं. मतलब अब गाड़ी के अंदर तेल डालने से पहले गाड़ी तैयार तो करनी पड़ेगी ना. भैया मेरे को इंजन भी बनाना है, खिड़कियाँ भी लगानी है, गियर भी लगाने का है, सब कुछ लगाना है, ब्रेक भी लगानी है. तो फ्यूल का काम करती हैं ये सारी चीज़ें. अब ये सब कुछ हो जाए पर अब फ्यूल ही ना हो, वो ऑब्जर्वेशन वाली पावर ही ना हो, मेडिटेशन ही ना किया हो, तो आप वो गाड़ी चलाओगे कैसे? खाली खड़ी रहेगी, धक्का मार के चलाओगे तो कहाँ तक चला लोगे उसे? हाँ, ओके, बहुत सही कन्वर्सेशन जा रहा है यार. मतलब मेरे को खुद को ये बहुत बढ़िया लग रहा है. नहीं, मुझे आपसे बहुत सीखने को मिल रहा है, बिकॉज मेडिटेशन एक इंडियन टूल है जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे आर्सेनल, मेरे टूल बॉक्स से भी मिसिंग है. मैं बहुत टाइम से ट्राई करना चाह रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने मेंटलिज्म स्टडी किया है वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से, तो आई थिंक ये एक टूल है जो अगर किसी ने पा लिया, एनहांस कर लिया, तो बहुत ही आगे जा सकते हैं. वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से एक किताब है जो मैं लोगों को रेकमेंड करना चाहूँगा, डैनियल कानमान की थिंकिंग फास्ट एंड स्लो. काफ़ी लोगों ने पढ़ी है, काफ़ी लोग पढ़ते हैं, बहुत एकेडमिक है. तो लेकिन अगर आप उस किताब को धीरे धीरे पढ़ सकते हैं तो ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है, हमारे क्या कॉग्निटिव बायसेस है, क्या चीज़ें हैं. जब हम सिंपल सी चीज़ कि अगर मैं 3 चीज़ें आपको बोल रहा हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको मिडिल वाली चीज़ याद रहे, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ उस चीज़ को. और मैं चाहता हूँ कि आप ये सोचे और वो ना सोचे. ह्यूमन मेमोरी में क्या चीज़ शॉर्ट टर्म रहती है, क्या चीज़ लॉन्ग टर्म रहती है, कितनी बार आप रिपीट करेंगे तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी. तो क्या बोलना है, कैसे बोलना है, बहुत कॉग्निटिव बायसेस है हमारे दिमाग में कि प्राइस को लेके, है ना. अगर आप किसी ब्रांड के कॉफ़ी ख़रीदने जाते हैं तो हमेशा आप देखेंगे कि एक जो छोटी वाली कॉफ़ी होती है, फिर जो बीच वाली कॉफ़ी होती है, जो बड़ी वाली कॉफ़ी होती है. तो बीच वाली और बड़ी वाली कॉफ़ी में कम प्राइस डिफरेंस रखा जाता है ताकि ह्यूमन माइंड सीधा बड़ी वाली कॉफ़ी ख़रीद ले और बीच वाली ना खरीदे. तो ये इतने सारे कॉग्निटिव बायसेस है जो अगर आप समझ जाएंगे तो मेंटलिज्म में फिर मुझे अगेन डर लगने लगेगा आपसे. नहीं, एक और पॉइंट है जो लोग ना भी मेरे को लगता है कि समझ नहीं पा रहे हैं. लोग ना मेंटलिज्म को ऑफकोर्स वेस्टर्न वर्ल्ड से जोड़ने लग जाते हैं. अगर आप देखोगे तो हमारे पास ना इंडियन हिस्ट्री में बहुत सारे संत महात्मा ऐसे हुए हैं. बहुत बड़ा एग्जाम्पल है स्वामी विवेकानंद जी. स्वामी विवेकानंद जी 5SQR करके एक टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करते थे टू रिमेंबर एनीथिंग फॉर द लाइफ टाइम. वो एक किताब पढ़ते थे एक बार में, और उस किताब के किस पेज पे क्या लिखा हुआ आप उनसे पूछ लो. वाओ. तो ये उन्होंने टेक्निक को कहीं बताया? खुद हाँ, उन्होंने बताया हुआ. मेरा एक पॉडकास्ट भी आ रहा है उस पर, खैर हिम्मत भारद्वाज जी के साथ. 34 वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हिम्मत भारद्वाज जी. एंड KBC में वो लड़का आया था ना, कौटिल्य, गूगल बॉय, उनका स्टूडेंट था. ओके. तो ऐसे उनके पास हजारों एग्जाम्पल हैं, हजारों स्टूडेंट्स हैं. अपनी स्वामी विवेकानंद जी जैसी मेमोरी कैसे बनाई जाए, इसके ऊपर उनका पूरा पॉडकास्ट है. वैदिक मैथ के ऊपर उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं. बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं, आपका हिम्मत भाई, आपको पता ही है. एंड इंडियन हिस्ट्री में, जैसे मैंने बताया कि इंडियन हिस्ट्री में ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े एग्जाम्पल्स हैं. जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी 5SQR एक टेक्निक थी जिसका वो इस्तेमाल करते थे किसी भी चीज़ को लाइफ टाइम तक याद करने के लिए. उसके लिए पर आपको पहले सब कुछ तैयार करना पड़ता है. 5S आप सेट करते हो बहुत सारी चीज़ें. Q क्वेश्चंस पूछते हो.
आर रिपीट करते हो। तो कौन सी चीज़ कितनी पूछनी है, कितने क्वेश्चंस उसमें पूछने, कैसे अपने आप को तैयार करना है, वो सब कुछ डिपेंड करता है कि आपकी मेमोरी पावर कितनी अच्छी होगी। राइट। और फिर उसके ऊपर आप बिल्डअप कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें हैं इधर से उधर। करेक्ट। देन इट बिकम्स अ होल डिफरेंट टाइप ऑफ करियर इटसेल्फ। राइट। मैं शर्लॉक होम्स का बहुत बड़ा फ़ैन था, तो आई थिंक उसमें किसी ना किसी तो टीवी शो या कहीं पे दिखाया गया था कि कैसे शर्लॉक होम्स विजुअलाइज करता था और हर एक थॉट को इमेज से लिंक करता था। और वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा कि थॉट लिंकिंग, इमेज से लिंक करना हर चीज़ को। तो मान लो अगर मुझे 10 नाम याद रखने हैं तो मेरा नाम पोषक है, पोषक को मैं सोचूंगा बर्गर, मेरे दिमाग में बर्गर आएगा, बर्गर से ही पोषक आएगा क्योंकि पोषक को बर्गर पसंद है। और फिर मेरा सेकंड नाम अगर मुझे याद रखना है अभिषेक, तो अभिषेक से मेरे दिमाग में आ जाएगा कि अभिषेक के बाल कंघी से ठीक करने हैं तो कंघी। तो मैं बर्गर, कंघी, अगर इन चीज़ों को एक से एक लिंक करते जाओ, बर्गर के साइड में कंघी रख दी तो मेरे दिमाग में बर्गर आएगा, तो बर्गर के साइड में कंघी पड़ी है मुझे याद आ जाएगा। तो क्योंकि मैंने ये याद कर लिए, मेरे को नाम इजीली याद हो जाएंगे। तो ये एक सिंपल टेक्निक है, लेकिन इस तरह की बहुत टेक्निक्स है। हैरी लोरेन करके एक बहुत ही फेमस मेंटलिस्ट और मैजिशियन रहे हैं, उनकी बहुत किताबें अवेलेबल है। तो मेमोरी के ऊपर अगर आप वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से समझना चाहते हैं, मैं स्वामी विवेकानंद जी की टेक्निक से बहुत, बट आई थिंक कहीं ना कहीं सब सेम ही प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों तरीके से समझ के अगर आप एग्ज़ाम में जो बच्चे देख रहे हैं, आपको बहुत मैं आई विश मुझे बचपन में ये सारी टेक्निक्स पता होती तो एग्ज़ाम में और मदद होती। जब हम लोग इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं ना, इसका बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण है, एक नेटफ्लिक्स के ऊपर ना एक मूवी है, लाइफ ऑफ हेनरी शुगर। ओके, देखा है आपने? हो गया, मैंने नाम सुना है। सो नेटफ्लिक्स के ऊपर एक मूवी है लाइफ ऑफ हेनरी शुगर। उस मूवी में जितना बड़ा एग्जाम्पल है इंडियन स्पिरिचुअल लीडर्स का, गुरुज का, ओके, वो हमारे यहाँ के लोग ना समझ ही नहीं पाए। हेनरी शुगर वॉज ए बिजनेसमैन, ही केम टू इंडिया, और उसको ना जंगल में जाने का था। वो जंगल जाता है और वहाँ पे एक साधु महात्मा को देखता है। किसी से सुनता है कि वहाँ एक साधु महात्मा है जो हवा में 9 फुट ऊपर चले जाते हैं और वहाँ बैठ के अपना ध्यान रखते हैं। अब वो इंसान जाता है जंगल की तरफ, तो उसको पता नहीं पहुँचना कहाँ है। फिर एक बंदा उसको रास्ते में मिलता है, वो बोलता है कि यार मुझे उन बाबा से मिलने जाना है। तो बाई चांस वो बंदा भी वहीं जा रहा होता है, तो उनको ले जाता है, वहाँ बैठता है। फिर जैसे ही वो उस जगह पे पहुँचते हैं, पर वो दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो बाबा अपनी कुटिया से बाहर निकलेंगे, ध्यान में जाएंगे एंड ऑल। जैसे ही वो बाहर निकले, 2 मिनट के ध्यान के बाद ही ना उनका जो शरीर है वो 2 फुट हवा में चला गया। थोड़ी देर के बाद वो 9 फुट हवा में थे और हेनरी शुगर उनको देख रहे हैं, पीछे से ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब जैसे ही कुछ पेड़ पत्ते हिलते हैं ना, तो उनको पता चल जाता है कि ये कोई इंसान मेरे को देख रहा है। वो नीचे आ जाते हैं, फिर एक पत्थर फेंक के मारते हैं, कौन है वहाँ पे। जैसे ही हेनरी शुगर को वो लगता है तो उसके पैर में चोट लगती है, वो चिल्लाता है, और जैसे ही उनको देख लेते हैं, उनको बुलाता है और उनको बताता है कि मैं एक्चुअल में आपसे ही मिलने आया था। तो उन्होंने बोला कि तो मेरी परमिशन के बिना मुझे देखने नहीं आ सकता है। करेक्ट। फिर वो जाते हैं, फिर उनको, क्योंकि उन पैर में चोट लग जाती है, तो वो जो गुरुजी थे वो उनके पट्टी करी, उन्होंने उनका इलाज किया। इस दौरान वो उनको ना सब कुछ सिखाते हैं। और ये हेनरी शुगर मूवी में ना बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल बताया गया। बंदे ने पूरा इस पर डॉक्यूमेंट लिखा था अपना, कि मैं कैसे इंडिया जाने के बाद आध्यात्म की वजह से मुझे सब कुछ पता चल गया था। उसके बाद ही बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैजिशियन। वो जाके लोगों को पर ठगता था। उसने बताया कि भाई कार्ड ट्रिक कर ली, पोकर खेलता था, ये सब काम करता था। वैसे कोई परफॉर्मेंस वगैरह नहीं करता था वो, और बहुत पैसे बनाता था, बहुत पैसे। वो कुछ भी करके ना, मतलब जब भी उसके पास पैसे की जरूरत पड़ती ना, वो जाता गेम खेलने के लिए, कार्ड गेम खेलने के लिए, और मिलियंस में कमा के आ जाता। और ये उसकी पूरी लाइफ रही है। लाइफ के एंड में जाके भी ना उसने बताया कि अगर आपको एक्चुअल में जिंदगी में इनर सेल्फ को समझना है, एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स को समझना है, तो आप इंडिया जाओ, वहाँ पे जाके गुरुओं से मिलो। और वो गुरु जो कहीं ये टीवी पे जो भजन वगैरह दे रहे हैं, ये गुरुज नहीं, वो गुरु जो एक्चुअल में आपको हिमालय में मिलेंगे बैठे हुए, उनको जाके ऑब्जर्व करो। आप स्टीव जॉब्स हैं, जुकरबर्ग हैं, आप इनसे देखो ये कैची धाम आते थे। बहुत सारे जितने वर्ल्ड लेवल के लीडर्स हुए हैं ना, उन्होंने स्पिरिचुअलिटी में बहुत बड़ा बिलीव रखा है। वो सारे लोग स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ना अपने आप को काम, कंपोज, मेडिटेशन के थ्रू ना वो सारी एनर्जीज को कैसे कंज्यूम किया जाता है, और एनर्जीज का कैसे चैनलाइज करके बिजनेस प्रोस्पेक्ट में यूज करो या किसी अदर प्रोस्पेक्ट में यूज करो, डिफरेंट स्टोरी, बट कैसे यूज किया जाता है वो समझ के गए। इंडियन स्पिरिचुअलिटी, इंडियन गुरुज ने सब कुछ ये बनाया है।
आजकल के जैसे मेंटलिस्ट, आई एम नॉट सेइंग नथिंग बैड अबाउट इट, बट वो लोग तो बस उनका जो पैटर्न है उसको फॉलो कर रहे हैं, जितना पैटर्न फॉलो हो जाता है वहाँ तक है ना, उतना ही अच्छा लग रहा है। करेक्ट। तो ये तो मेरा मानना है कि इंडियन स्पिरिचुअलिटी ऑफ कोर्स हैज बीन क्लोजेस्ट टू इट, वो तो टॉप मोस्ट एग्जाम्पल्स हैं, जहाँ तक हम लोग उनको समझ पाए, सीख पाए, वो ही बहुत है। राइट। आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं हम लोग ही क्लोज्ड माइंडेड, मैं बोलूँगा कहीं ना कहीं, कि हम लोगों ने उनको पॉपुलर कल्चर में, अब आप जैसे लोग उनको पॉपुलर कल्चर में ला रहे हैं तो हमें और सीखने को मिल रहा है। अगर बचपन से हमें और सीखने को, अप्रिशिएट करने को मिला होता तो हम किस गहराई तक वो जा चुके हैं थोड़ा और समझ सकते हैं, बट किताबों के थ्रू है ना, ऐसा ही क्यों है कि बाहर से लोग आए और उन्होंने उनको ज़्यादा अप्रिशिएट किया। बहुत सारे स्ट्रीट मैजिशियंस के बारे में भी यही है कि हमारे खुद के कई बार लोग जो आर्ट फॉर्म है उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते, उन लोगों को पैसे कमाने में बहुत मुश्किल होती है। लेकिन मैंने ऐसे स्ट्रीट मैजिशियन देखे हैं साउथ इंडिया में। जब मैं गया था तो हमारी एक बहुत फेमस ट्रिक है, ग्रेट इंडियन मैंगो ट्री ट्रिक। तो कमाल की, मतलब अमेजिंग मैं बोलूँगा। एक स्ट्रीट मैजिशियन है शमशुद्दीन करके, शायद से यही नाम है, माफ़ करना अगर गलत नाम होगा तो, बट जहाँ तक है यही नाम है, शमशुद्दीन। तो उन्होंने एक छोटा सा सीड लिया, छोटा सा सीड, और उसको एक बास्केट, इतनी बड़ी बास्केट मान लीजिए, उसके ऊपर रखा, और उन्होंने सिर्फ एक छोटी सी धोती पहनी हुई थी। दिखाया हमें कि धोती के अंदर ऐसा कुछ छुपा के नहीं रखा हुआ है ना, बहुत ही ऊपर के वस्त्र भी नहीं पहने, ऊपर कपड़े कुछ नहीं पहने, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि उनकी बॉडी में कुछ और उन्होंने छुपा के नहीं रखा हुआ, सिर्फ एक छोटा सा सीड है जो के ऊपर एक बास्केट है, और चारों तरफ से वो सराउंडेड है। 360 डिग्री हमारे यहाँ के स्ट्रीट मैजिशियंस करते हैं, जो कि शायद ही दुनिया में कोई मैजिशियन उसको अचीव कर सकता है। और जब उन्होंने वो बास्केट 4-5 मिनट बाद बार बार वो उठा के देख रहे थे, लोग नीचे चेक कर रहे थे, जब उन्होंने फाइनली वो बास्केट उठाई तो वो जो सीड था वो एक पूरा का पूरा इतना बड़ा कि बास्केट के अंदर फिट भी नहीं आ रहा था। मैंगो ट्री बन चुका था और उस पर एक्चुअल रियल मैंगो लगे थे। और उन्होंने एक लाइन बोली कि आप लोगों ने आज तक जादू सिर्फ देखा है, आज आप जादू टेस्ट करोगे। और उन्होंने मैंगो काट के हम सबको टेस्ट करवाए, एंड यू नो इट्स अनबिलीवेबल। वहाँ पे 1-2 वेस्टर्न मैजिशियंस थे जिनके यू नो आँख खुली की खुली रह गई, और वो लोग एक्सपर्ट मैजिशियंस, बट वो भी उनको यू नो सर झुका के नमस्ते कर रहे थे कि आपने कैसे किया। तो अगर हम लोग भी हमारे यहाँ की जो विरासत है, वेदर इट्स स्पिरिचुअलिटी, वेदर इट्स मैजिक, मेंटलिज्म, उसको अप्रिशिएट करने लगेंगे तो आई एम श्योर हमारे यहाँ की जो डेप्थ ऑफ नॉलेज है वो और ज़्यादा। इसका ना मेरे को जो बहुत बड़ा कारण लगता है वो लगता है एजुकेशन सिस्टम। 1835 में जब लास्ट टाइम अभी जो अमेंडमेंट हुआ है एजुकेशन बिल में, उससे पहले का जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है दैट इज़ जो अंग्रेजों ने 1835 में बनाया था। अंग्रेजों की एक टोली थी जो कि ना किसी देश पे ना राज करने के लिए गई थी। यूरोपियन की कंट्री है, छोटा सा कंट्री है, तो उन्होंने कुछ 30-35 हज़ार ट्रूप्स वहाँ पे भेजे। एंड उसके बाद उन लोगों ने देखा वहाँ पे उन्होंने वो जीत तो गए हैं, पर वो लोग ना किसी के सुनते नहीं थे, वो आपस में ही लड़ रहे हैं, इसके किंगडम के अगेंस्ट बोलने लग गए हैं। तो इन्होंने क्या देखा कि यार इन लोगों को ना एक सिंगल लाइन में कैसे लाया जाए, तो इन्होंने ना एक एजुकेशन सिस्टम बनाया। अगर आप देखोगे तो उसमें एजुकेशन सिस्टम में क्या था, टीचर आया खड़े हो जाओ, टीचर गया बैठ जाओ, तो डिसिप्लिन सिखाने की कोशिश करें, जो अकॉर्डिंग टू देम दैट वाज डिसिप्लिन। तो हमारे यहाँ भी क्या होता है, क्लास में टीचर आया आप खड़े हो जाओ, टीचर चला गया बैठ जाए, क्लास में टीचर आया तो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम जी करके बोल दो। तो वो ना एक तरह से उन लोगों को ये बताया जाता है कि आप ना ओपन माइंडेड मत रहो, जो चीज़ हम लोग सिखा रहे हैं बस ज़िंदगी में वही फॉलो करते रहो। अगर आप उससे पहले इंडियन सिस्टम देखो, पहले इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था। ये एजुकेशन सिस्टम तो नहीं था हमारे पास हमारा एजुकेशन सिस्टम था, उसकी वजह से इंडिया सोने की चिड़िया कहलाता था। आज नहीं कहला पा रहा है, बिकॉज एजुकेशन सिस्टम ने ना हमारा जो आध्यात्म, जो एक्चुअल इंडियन सॉइल का जो परफेक्शन टुवर्ड्स अ यूनिकनेस है ना, वो ख़त्म ही कर दिया है। कहाँ पढ़ाया जाता है आज की डेट में कि ह्यूमन बिहेवियर, कहीं नहीं पढ़ाया जाता है आपको। लोगों एटिकेट्स नहीं पढ़ाए जाते हैं इस एजुकेशन सिस्टम में आज की डेट में। वो तो पिछले कुछ सालों से आजकल वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह दिस दैट एंड ये चल गए, बिकॉज माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को ना भैया हमें ना रोनाल्डो बनाना है, विराट कोहली बनाना है, तो क्रिकेट खिला दो, ये करा दो, वो करा दो, दैट्स इट। क्योंकि अब 2-4 स्पोर्ट्स में इंडिया मेडल्स ले आया है, उसके अलावा कहाँ था, कुछ भी नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इसीलिए ना एजुकेशन सिस्टम का। इससे पहले हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये सारी चीज़ें, मेडिटेशन क्या होता है, गुरुकुल में जाते थे बच्चों को मेडिटेशन करना, बड़ों का आदर करना, बड़ों से बातचीत कैसे की जाती है, आवाज़ की सॉफ्टनेस, कोई शब्द, मैं आई लव यू, आई हेट यू,
दोनों के शब्दों के कहने के फ़र्क में ना उसका मतलब भी दूसरा बदल जाता है कि सामने वाले इंसान से आप कैसे बोले जा रहे हो और वो इंसान कैसे लेगा। तो शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाएगा, टोनैलिटी का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में कोई भी कन्वर्सेशन करने में, वो सब कुछ सिखाया जाता था। और अब क्या सिखाया जाता है? नहीं सिखाया जाता है। ये सारी चीज़ें ऑफकोर्स बच्चे अब अलग अलग कोर्सेज कर रहे हैं जिनको एक्चुअल में समझ है, जिनको समझ नहीं है वो वही गधे चाल में चले जा रहे हैं और इंडिया बढ़े जा रहा है इसी केस में। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है ना कि फैक्ट्री वर्कर्स बनाने के लिए एजुकेशन सिस्टम बनाया गया था। लेकिन मुझे ये लगता है कि इंडिया की ब्यूटी यही है कि अगर आप बहुत चीज़ें नई भी सिखाए तो हमारे यहाँ के कल्चर में कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ें लोगों को सीखने को मिलती है। वो आपके ऊपर है कि आप कितना अच्छा अब्जॉर्ब करना चाहें, कितना बुरा अब्जॉर्ब करना चाहें। बट जैसे आप कह रहे हो आगे स्पिरिचुअलिटी अलाइव रहती है हमेशा, तो दैट इज़ अ गुड थिंग कि हमने उसको कहीं ना कहीं ज़िंदा रखा है और एक्सपीरियंसेस मिलते रहते हैं और जो चीज़ें स्कूल नहीं सिखा पाया वो लाइफ आपको सिखा देती है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ एक दो ट्रिक्स देख लें हम लोग आपसे, जो लोगों को थोड़ा, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया लोग एकदम। राइट। अभी आप हमें कैमरा एंगल चेंज करना पड़ेगा, लेकिन कैमरा एंगल चेंज करने से पहले जस्ट ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड हम एक चीज़ ट्राई कर सकते हैं, जो कि आप और मैं यहाँ बैठे हैं। आप अपने दोनों हाथ आगे रख सकते हैं और थोड़ा सा सेपरेट रखिए और अपने मन में आप कोई भी एक हाथ सोचिए, अपना लेफ्ट हाथ या राइट हाथ अपने मन में सोचिए, ठीक है। मेरी तरफ देखिए और उस हाथ को सोचते रहिए। ना ऑफ कोर्स दिस 50-50, सो दिस इज़ नॉट वेरी इंप्रेसिव। सही या गलत मैं हूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट सच बताइएगा कि आप अपना लेफ्ट हाथ सोच रहे हैं, राइट हाथ सोच रहे हैं, राइट। अगर मैं सही भी हो जाता तो 50-50 चांस था, डिपेंडिंग ऑन अगर कोई सामने शख्स बैठा होता वो कहाँ देख रहा है मैं ऑब्जर्वेशन से बता सकता हूँ। लेकिन बिकॉज ये आपके मन में ही था और मैं ये नहीं देख सकता कि कौन ट्रैक कर रहा है, चांसेस आर लेस कि मैं बता पाऊँ। आप अपने लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ रख सकते हैं और सिर्फ राइट हैंड पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ठीक है। आप अपने राइट हैंड को टर्न कीजिए और इमेजिन करिए। नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट इमेजिनेशन। मन में कोई भी एक फ्लावर का नाम बताइएगा मुझे, कोई भी एक फूल फ्लावर का नाम। ओके, रोज़। रोज़। सोचिए कि आपके हाथ में यहाँ पे रोज़ है और रोज़ की कुछ पेटल्स लेके मैंने आपके हाथ पे रख दी। सो 1 से 10 के बीच कोई एक नंबर बताइए, कितनी पेटल्स रखी मैंने? 7। सोचिए कि 7 पेटल्स है आपके हाथ में और आप इन 7 पेटल्स को धीरे धीरे क्रश कर रहे हैं, ओके। और वज़न फील हो रहा है कि आपको पेटल्स का वज़न फील हो रहा है? और स्मेल तो नहीं फील हो रही ना? एक बार स्मेल करके दीजिए। स्मेल तो कोई फील नहीं हो रही? हो रही है, फील हो रही है। हाँ, बहुत हल्की हल्की, क्योंकि आप मन में सोच रहे हैं तो शायद हल्की हल्की स्मेल आ रही होंगी, लेकिन वज़न फील हो रहा है आपको। परफेक्ट। तो आप इस वज़न को इमेजिन करते जाइए और पेटल्स को इमेजिन करते जाइए और पेटल्स को क्रश करना शुरू कीजिए, ठीक है। साथ के साथ पेटल्स को क्रश कर दीजिए, एक्चुअल में क्रश कर दीजिए, ठीक है, प्रॉपरली, ठीक है। इनफैक्ट दोनों हाथ लीजिए, कंप्लीटली क्रश कर दीजिए, हाँ, कंप्लीटली क्रश कर दीजिए। और इमेजिन जब आप पेटल्स को क्रश करेंगे तो आप देखेंगे कि चीज़ें नीचे गिर जाएंगी, ठीक है। तो आप गिरा दीजिए, सारी चीज़ गिरा दीजिए और हाथों को बस ऐसे रखिए। नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट योर इमेजिनेशन। अब कोई वज़न नहीं है बिकॉज आपने पेटल्स तो गिरा दी, लेकिन अगर आप क्रश करेंगे तो एक एसेंस रह जाएगा। अपने मन में सोचिए कि रोज़ की कैसी स्मेल होती है। आपको बहुत हल्की सी स्मेल आई थी क्योंकि आप मन में सोच रहे थे, बट अब उस स्मेल को बढ़ाना सीखिए, उसकी वॉल्यूम बढ़ाइए, उसकी इंटेंसिटी बढ़ाइए। राइट अबाउट नाउ धीरे से आप पास लाइए और देखिए कितना स्ट्रॉन्ग स्मेल आने लगेगी। ओ भगवान, ये सीरियसली एग्जैक्टली वही स्मेल आ रही है। ये कैसे? ओह माय गॉड, ये कैसे? ओह, आई कैन लिटरली स्मेल इट। बहुत बढ़िया। So this is power of hypnosis, imagination, power of our street magicians, Indian street magicians. It's everything combined together, and this is why I love mentalism. अरे लवली, बहुत बढ़िया। Thank you. क्लैप। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपसे इतना कुछ सीखने को मिला। जब मैं आया था, हम पहली बार मिले आज, आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग कि इतना एनरिचिंग डिस्कशन होगा। और यहाँ से जाने के बाद मैं डेफिनेटली आई वांट टू एक्सप्लोर मेडिटेशन मोर, एंड आई होप आपके लिसनर्स को भी कुछ समझने सीखने को एक इंस्पिरेशन मिली होगी। बिल्कुल। देखो, मतलब मैं तो अमेज्ड हुई। ऑफ कोर्स मेरे को ना मेंटलिज्म का के बारे में सोचने का, सीखने का ना बहुत शौक है, पर ये जो स्मेल वाला मेरे साथ हुआ ना मैं तो ना अंदर से हिल गया कि ये हुआ कैसे है। एंड ओके, क्योंकि आपने कहा था हाउ टू बी अ मेंटलिस्ट इन
ईयर, तो उसमें साइकोलॉजी, स्लाइट ऑफ हैंड, काफ़ी चीज़ों का यूज़ होता है. एंड व्हाट बेटर वे देन टू एक यूज़ अ पैक ऑफ कार्ड्स, ताश के पत्ते, बिकॉज इसमें आपको एज अ मेंटलिस्ट सब कुछ सीखने को मिलेगा. आप इम्प्रोवाइज कर सकते हो, आप स्लाइट ऑफ हैंड कर सकते हो, आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, सारी चीज़ इसमें आ जाती है. तो बिफोर वी स्टार्ट, मैं आपके लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेज लिखने वाला हूँ, जो कि शायद उनमें से कुछ वर्ड्स आपने सुने भी होंगे. तो ESP, Okay. इसके बारे में आपने कभी सुना है? नहीं. वेस्ट में काफ़ी फेमस है. इसका मतलब है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन. Okay. जब साइकोलॉजी वगैरह की जो स्टडी हो रही थी तो उसमें काफ़ी जाना जाता है. उसके अलावा एक वर्ड है, ये तो आई थिंक सभी ने सुना होगा जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, नाउ. कि जो चीज़ें अभी हो रही है हाल फिलहाल में, वो नाउ रिप्रेजेंट करती है. और फाइनल जो वर्ड है वो है ये VIP. वो इनरवेयर वाला वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन. तो इंडिया में काफ़ी प्रेवलेंट वर्ड है. ESP, नाउ, VIP, इन 3 शब्दों को हमारे व्यूअर्स याद रखें. बाय द एंड ऑफ द एपिसोड ये हमें कहीं ना कहीं काम आएगा. तो फिलहाल के लिए मैं इसको यहीं पर रख देता हूँ. ठीक है. और मेरे पास एक डेक ऑफ कार्ड्स है विद ऑल डिफरेंट कार्ड्स. वील गिव इट अ गुड मिक्स. और मैं चाहूँगा कि आप लक में बिलीव करते हो. बिलीव इन लक? हाँ, a bit. हाँ. So we'll test your luck थोड़ा सा. मेरे पास एक चीज़ है आपके लिए, आप इसे पकड़ सकते हो. क्या है ये आपको पता है? इट्स अ डाइस. अब डाइस जो है वो लक में काफ़ी काम आती है, राइट? इट्स अ रैंडम डाइस. तो कीप इट इन योर हैंड्स एंड लेट्स सी हाउ लकी यू आर. मैं यहाँ पे ऐसे जाता जाऊँगा, आप कहीं भी बोलिए रुक जाइए, मैं वहाँ रुक जाऊँगा. जहाँ आपका मन करे से स्टॉप यहाँ पे. ठीक है. तो मैं आपको ये वाले कार्ड्स यहाँ पे रख दूंगा. ठीक है. तो ये आपके रैंडम लकी कार्ड्स हो गए. और अगेन आप कहीं भी बोल सकते थे रुक जाओ, जहाँ भी आप बोलते कोई अलग कार्ड आता. अब मैं चाहता हूँ कि आप ये डाइस लीजिए और इस डाइस को रोल कीजिए. एंड डाइस हैज नंबर्स बिटवीन 1 and 6. तो मैं आपको चांस दूंगा माइंड चेंज करने का, बट फॉर नाउ आप बताइए कौन सा नंबर रोल हुआ. 4. एंड दैट्स कम्प्लीटली रैंडम, राइट? आपने कहीं पे भी मुझे बोला स्टॉप और आपने कोई भी नंबर रोल किया. हाउ रैंडम इज दिस? बिल्कुल रैंडम. बट अब हमें देखना हाउ लकी यू आर, राइट? एंड आई थिंक यू आर वेरी लकी. आप इनमें से कोई भी एक कार्ड टच कर सकते हैं. इनमें से ये वाला, उसको साइड में ले आइए जो आप कार्ड टच कर रहे हैं. ठीक है. बाकी 3 को अलग रख दीजिए. ये वाला कार्ड आपने टच किया और आपने डाइस में नंबर कौन सा रोल किया था? 4. रैंडम. कहीं भी स्टॉप बोल सकते थे, कोई भी नंबर बोल सकते थे. टर्न कीजिए. Oh my God. बट वासु जी, आई थिंक हमारी ऑडियंस सोच रही होगी कि शायद हमने कोई सेटिंग नहीं करी है. बिल्कुल भी नहीं करी है. वो ये सोच रहे हो कि शायद ये वाला 2 हो, 3 हो, 5 हो, मैंने आपको इन्फ्लुएंस कर दिया ये वाला निकालने के लिए. नहीं, बट ऐसा भी नहीं है बिल्कुल भी. आप 4 ही बोलते और आप इन्हीं कार्ड्स पे स्टॉप बोलते. मुझे पता है क्यों. बाकी 3 पलटी. माय गॉड. ओके. ये चारों के चारों 4 हैं. और आपने 4 ही बोला. 4 ही बोला है मैंने. तो साइकोलॉजी और ह्यूमन माइंड किस तरीके से काम करता है, नहीं, ये हमारे व्यूअर्स को आज जानने को मिलेगा. अरे वाह, थैंक यू. बट वो डाइस आपके पास पड़ी है क्या? डाइस कहाँ पे थी? डाइस यहीं पे. डाइस मैं वापस एक्चुअली एक बार फिर से पकड़िए. ठीक है. मैंने आपको कहा था मैं आपको चांस दूंगा माइंड चेंज करने का. अगर आपने कोई और नंबर रोल किया होता, मान लीजिए 4 नहीं रोल किया होता, तो कौन सा किया होता? एक और बार रोल कीजिए. एक्चुअली 1-2 बार ही रोल कीजिए. फिर से रोल कीजिए एक और बार. कौन सा नंबर रोल किया होता? 1. तो हमने 3 नंबर्स बोल दिए, 4, 1, 3. 2-3 नंबर और बचे. आई थिंक 5 बचा है, 6 बचा है और 2 बचा है. इनमें से कोई 2 और नंबर्स मुझे बताइए. 5 and 6. सारे नंबर्स हमने एलिमिनेट कर दिए. फाइनल नंबर कौन सा बचा है? 2. दैट्स द नंबर दैट्स लेफ्ट, राइट? करेक्ट. आप किसी भी ऑर्डर में बोल सकते थे, कहीं भी बोल सकते थे. फाइनल नंबर जो बचा वो बचा
नंबर 2. 2. कोई तरीका मुझे पहले से बताओ. नहीं. Let's try this one. It's done. It's done. It's done. तो मैं कार्ड ओपन कर सकता हूँ अभी. आपके ऊपर. Shit. 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 Oh my God. कैसे पॉसिबल हो रहा है ये? ओके. आप भी कर सकते मेरे हो. को ना आपको अपनी बीवी से दूर रखना पड़ेगा अगर आप मेरे दिमाग के अंदर ऐसा घुस रहे हो ना. So this is a simple example of psychology, but मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भी कर सकते हो. It's just about concentration. आपको पैराबोला के बारे में आपने सुना होगा, पैराबोलिक इक्वेशन, पैराबोला. आपको इक्वेशन याद है पैराबोला? अभी तो नहीं. किसी को नहीं याद, राइट? लेकिन मान लो अगर मैं ये ताश का पत्ता आपको दूं, आप ये कैच कर सकते हो? यस, ध्यान से. तो आप कैच कर सकते हो, राइट? कोई भी कैच कर सकता है, बिकॉज आपके दिमाग में वो इक्वेशन हमेशा चल रही है. पैराबोला कैसे काम करता है? हमारे दिमाग को प्रोसेस करना आता है. तो कहीं ना कहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है. तो अगर मैं आपको कहूँ कि मान लीजिए कोई भी एक ताश का पत्ता बोलिए, इनमें से हम ऑडियंस को भी वो पत्ता बता देंगे. कौन से वाला? बादशाह, चिड़ी का बादशाह. चिड़ी का बादशाह. ठीक है, पक्का. अब चिड़ी का बादशाह और तो कोई नहीं है इसमें, सिर्फ यही है क्या? हाँ. तो अब आपके मन में है वो कार्ड. भले ही कहीं ना कहीं आपके कॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि एग्जैक्टली कहाँ पे है, बट आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि यार यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, कहीं ना कहीं तो. और अंदाजा आपके माइंड को भी है कि बीच में कहीं है, बट एग्जैक्टली कहाँ आपको नहीं पता. मैं ये कार्ड यहाँ पे रख दूंगा इस तरीके से. आप अपनी उंगली यहाँ पे रखिए इस तरीके से, और मन में सोचिए अपने कार्ड को, बादशाह चिड़ी का. जैसे ही मैं 3 गिनूं, 1 2 3, आप ऐसे पलटा दीजिए, कुछ पत्ते ऐसे गिर जाएंगे, ठीक है, बीच में कहीं. और मन में वो बादशाह चिड़ी का बादशाह सोच रही. कहीं ना कहीं आपके दिमाग को पता है उसको कैसे ढूंढना है. मेरी तरफ देखिए, ट्रस्ट कीजिए, ये होगा. ठीक है, हो सकता है 1 2 बार ही ट्राई करना पड़े, बट ट्रस्ट कीजिए. 1 2 3, ऐसे नहीं, बीच में इस तरीके से ऐसे कर दीजिए ताकि कुछ पत्ते ऐसे पलट जाए. ठीक है, इस तरीके से एक बार फिर से ट्राई करते हैं. एंड दिस, इफ यू बिलीव इन इट, इट विल वर्क, सो डोंट वरी अबाउट इट. ओके, इट्स जस्ट अबाउट कंसंट्रेशन. जस्ट किंग ऑफ क्लब्स. नाउ पलटा दीजिए, एक बार फिर से ट्राई करते हैं. अगेन इट्स अ पावर ऑफ बिलीफ एंड ट्राइंग इट कपल ऑफ टाइम्स. ऐसे पलट जाएंगे. गो. वन लास्ट टाइम. थोड़ा सा आई थिंक फोर्स और लगाना पड़ेगा, but that's the idea that you have to keep doing this. 1 2 3 go. यहाँ से पलटे. Can we believe that? कौन सा कार्ड था? King of चिड़ी का राजा था. Something like this. Dude, you're doing something amazing. So see, anybody can do this, and these are all different cards. I want to show the audience कि ऐसा नहीं है कि सब अलग-अलग cards है. In fact, let's try this one final thing. Again, अगर हम subconscious mind और conscious mind की बात कर ही रहे, तो let's try this final exercise. मैं ये सारे cards लेके आपके सामने इस तरीके से फैला दूंगा. ठीक है. Okay. And आपको सारे के सारे cards दिखाई दे रहे हैं? आप अपनी एक उंगली लीजिए और यहाँ पे रखिए. Perfect. हाँ. और ऐसे जैसे जाते जाएंगे. ठीक है. और धीरे धीरे मैं चाहता हूँ, आपका माइक बीच में ना है इसलिए मैं थोड़ा सा आपको और कंफर्टेबल करने के लिए यहाँ फैला देता हूँ. मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे जाए और जहां आपका मन करे धीरे धीरे नीचे लाके अपना हाथ नीचे रख दे. ठीक है. तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे जितना ऊपर हम जा सकते हैं, और धीरे धीरे नीचे आते जाएंगे. सो जहां आपका मन करे. ऑफ कोर्स आई एम नॉट करना है मुझे. आप कर सकते हैं, इट विल हेल्प यू कॉन्सेंट्रेट, बट जरूरी नहीं है. एंड वेयरएवर यू फील लाइक, just go with the flow and come down very slowly. Just come down. Again, open your eyes. If you want, you can shift. ठीक है. So this is, I don't want you to think मैंने आपका हाथ कहीं पे छोड़ा. If you want, you can try again. It's completely up to you. No. Are you happy with it? Yes. Spread your hand and just shift the cards थोड़ा सा उस तरफ. इन cards को हटा दीजिए. We'll try it 1 2 more times. Okay. And this is just about what you are feeling. Okay. Just keep going again. And whenever you want, just slowly come down. Over here, spread your hands and just slightly remove this. Perfect. We'll do this one final time. We'll give this a mix. Okay. And again, आपके subconscious mind में हो रहा है, right? You have no idea why you're doing this. What is even happening. Okay. थोड़ा सा और फैला देते हैं. Can you see this clearly? Again, take your finger like this.
Keep concentrating, and this time spread your hands, but keep your hands there. Once you stop, just spread your hands, keep your hands there. Okay. Final. Sides के cards मैं खुद हटा देता हूँ. Okay. Now these are the choices we are left with. एक बार अपना हाथ हटाइए. We'll give it a mix. अगर आपको चूज करना हो रेड या ब्लैक, क्योंकि दो कलर्स है यहाँ पे कार्ड्स में, which one would you say, red or black? Black are the ones you want to eliminate. Perfect. Two are left. This is the most important. आप जो चाहे मुझे दे सकते हैं, जो चाहे आप रख सकते हैं. तो आप मुझे कौन सा देना चाहेंगे? This is the one you want to give me. आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, फिर आप बाद में सोचेंगे क्या होगा. हाँ, चेंज कर लेते हैं. This is the one you want to give to me. That's the one you want to keep. Yes. पक्का. If you would have changed, it would have been different, right? Correct. Again, Correct. Till the final card, audience, I want you to remember he could have given me the other card, but he did not. That's the one he wanted to keep. That's the one. आप एक बार उस कार्ड को उठा के ऑडियंस को दिखा सकते हैं कौन सा कार्ड है? 3 of diamonds. क्यों चुना आपने कार्ड? I like diamonds. You like diamonds? I know everybody likes diamonds. Yeah. And it's a good card, right? Yes. बट कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में चीजें रह जाती है ऑब्जर्व करने. जैसे आपका माइंड पैराबोला की इक्वेशन सॉल्व कर सकता है, कहीं ना कहीं कौन से नंबर्स बोलने हैं, 4, 2, कहीं ना कहीं हमारा माइंड जो है वो चीजें परसीव कर रहा है जो हम नहीं परसीव कर पाते. इस शो की शुरुआत में मैंने कुछ मैसेजेस लिखे थे हमारी ऑडियंस के लिए. ESP, नाउ, VIP. एक नजरिए से देखा जाए तो ये आम शब्द है, तो हम सबकी लैंग्वेज में कभी ना कभी आए हैं, लेकिन 3 of diamonds से इसका एक वास्ता है. Okay. अगर मैं इन वर्ड्स को थोड़ा सा नजरिया बदल दूं तो ये बन जाता है DIAMONDS. Diamonds 3. And that is why Shit. that's the only card that you were left with. बहुत बढ़िया. So that's my gift to you. यार ये तो बहुत ही अमेजिंग है यार, बहुत ही अमेजिंग है यार. डूड भाई मैं तो स्पीचलेस हूँ. देखो मेरे को अब तक सुनने में बहुत अच्छा लगता है समथिंग इज मेंटलिज्म, पर जब मैं आज अपने लेवल पे उसे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ना, मेरे देखो रोंगटे खड़े हैं. मेरे को अंदर तक ना झंझोड़ दिया इस इंसान ने कि ये सब कुछ चल क्या रहा है मेरे साथ. थैंक यू सो मच पोषक. इट वॉज अमेजिंग कन्वर्सेशन. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. Thank you.